सिंपल बात है, क्योंकि ये तो था पीपल टू पीपल। अब जरा आप स्टेट और टू स्टेट और आर्मी टू आर्मी की सिचुएशन जरा देख लें तो कुछ तस्वीर हैं पाक इंडिया बॉर्डर की। अब पाक इंडिया बॉर्डर की खासियत क्या है कि हमारे इतने रोशन ताल्लुकात हैं कि अब इतना वो ब्राइटली लिट बॉर्डर है कि आपको स्पेस से भी नजर आता है। आप देख सकते हैं फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं, ये देखें, ये ऑरेंज लाइन जो है ना, ये पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर है। चेक करो इसे बस। हाँ, पहले कहते थे कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आपको स्पेस से नजर आता है, अब ग्रेट वॉल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट भी आपको नजर आएगा। और ये जो सारी लाइटिंग लगी हुई है ना, ये तकरीबन इंडियन साइड पर लगी हुई है कि जी कोई मतलब कबूतर शबूतर इस तरह की चीज यार पर ना मार। यार इससे एक बात जहन में आई, एक आइडिया जहन में आया। बताएं। कुंडा ना लगा ले। आइडिया है बॉस, आइडिया है। मतलब बिजली तो जाहिर है हिंदुस्तान की है, हाँ, तो कुंडा तो लगाया जा सकता है। दो चार गांव भी रोशन हो जाएंगे। अच्छा, और बॉर्डर के साथ जो पाकिस्तान के गांव हैं बेशतर जो हैं, वो उनके साथ क्राइसिस तो है ना। बस कराची से थोड़ी सी रीलोकेशन करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि यहाँ पे कुंडे बहुत ज्यादा हैं। बल्कि सर एक लंबा कुंडा लग सकता है। देखिए सर, नहीं, आप कराची की जो एक्सपीरियंस है कुंडे लगाने में, आप उसको एक्सप्लॉइट क्यों नहीं करते यार? आप हमेशा मतलब छोटे सूबे के बारे में आप क्यों नहीं सोच सकते कि आइडिया आ गया, कोई ना कोई अल्लाह का बंदा इंप्लीमेंट कर लेगा। मेरे वालिद मुझे एक लतीफा सुनाते थे, ये जो बॉर्डर रोशन है ना, कोई यार वैसे एक बात है, कोई तो चीज है जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान रोशन है इसकी तो भले बॉर्डर ही सही। मेरे वालिद कहते थे कि एक साहब जो थे रेगुलर आकाशवाणी सुनते थे, तो किसी ने पूछा यार तुम्हें कोई और रेडियो स्टेशन नहीं लगता? कहने लगे नहीं यार आकाशवाणी ठीक। उसने कहा कोई वजह है, कोई खास वजह है? कहने लगे यार बात ये है कि दुश्मन की बिजली साड़ रहा हूँ, बिजली जला रहा हूँ, यानी कॉन्सेप्ट ये था। अब मुझे फाइनली समझ आई कि बीबीसी उर्दू में वसतुल्लाह साहब की इतनी लिसनरशिप क्यों थी। हाँ। क्योंकि वो ब्रिटिश राज का बिजली का बदला निकाल रहे थे कि यार और कुछ भारतीय जो हैं वो भी मेरे ख्याल में वसत साहब को जो है ना, वो चाह रहे थे कि बोल बोल के थक जाए किसी तरीके से कि इनको इतना सुना जाए। तो यहाँ जो मजहबी रहनुमा है, खुसूसन जहादी लोग, उन्हें तो वॉइस ऑफ अमेरिका सबसे ज्यादा रेगुलर सुनना चाहिए ताकि अमेरिका की बिजली चले। सर मेरे ख्याल काफी सजेशंस दे दिए वैसे हमने इस शो के अंदर। एक क्या कहते हैं, एक मालूमाती सेगमेंट हमें एक डोजियर बनाना चाहिए। सही बात है। वो मतलब फैसल रजा अब्दी साहब की तरह हम उसको भी लाएंगे सबूत ला के। लेकिन अब देखें, जहाँ तक अब अगर सीरियसली बात करें पाकिस्तान इंडिया की, तो ऑब्वियसली यार रिलेशंस बेहतर नहीं हो रहे स्टेट टू स्टेट। और अब अगर आप देख लें कि थोड़ा ग्लोबल अलाइनमेंट्स क्या बन रही हैं, तो मतलब मोटे मोटे अल्फाज में इस तरह से कह सकते हैं कि चाइना रशिया पाकिस्तान क्लोजर हो रहे हैं, यूएस इंडिया क्लोजर हो रहे हैं, क्योंकि यूएस और इंडिया का म्यूचुअल बेनिफिट है कि वो चाइना को कंटेन करें। लेकिन हमारे जो स्ट्रेटेजिक प्लानर्स हैं उनको भी थोड़ा सा जाग देना चाहिए कि ये वो वाली कोल्ड वॉर नहीं होगी कि यूएस और यूएसएसआर के बीच में इतने बुरे रिलेशंस हैं। यूएस और चाइना स्टिल आर द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स। इंडिया और चाइना की भी बहुत ज्यादा ट्रेड है, तो ये नहीं है कि आप मतलब मोर लॉयल देन द सुपर पावर बनने की कोशिश करें। लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया। एग्जैक्टली। और दुश्मनी भी। तो मतलब कि दुश्मनी राइवलरी अपनी जगह है, लेकिन म्यूचुअल बेनिफिट भी अपनी जगह है। 70 बिलियन प्लस ट्रेड है। लेकिन मुझे बताएं, टू बी फेयर, नवाज शरीफ बहैसियत नून लीग के सदर और वजीर आजम, उन्होंने बड़ी कोशिश की इस चीज की के, और MFN स्टेटस का नहीं मानेगा। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से तो एक जनरल कोशिश की गई ना। अब तो जहां हालात आ गए, नवाज शरीफ साहब के हाथ में कुछ नहीं बचा। यार मसला पता है क्या है? मसला ये है कि नवाज शरीफ अपनी जगह, उनकी सिंसियरिटी है, यानी उन्होंने अपना जो सेकंड टेन्योर था उसमें भी भरपूर कोशिश की, वो जो बस डिप्लोमेसी वगैरह जो थी, और अब भी इन्होंने आते ही उसको रिवाइव करने की, मोस्ट फेवर्ड नेशन की बात की है। लेकिन आप इस्लामाबाद में, कराची में बैठ के चीज़ों को ना देखें, आप काबुल में बैठ के देखें, तेहरान में बैठ के देखें और दिल्ली में बैठ के देखें, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये बात तो ठीक कर रहा है, लेकिन क्या वाकई ये बात जो कर रहा है इसको ये इम्प्लीमेंट भी कर पाएगा? इसलिए कि पाकिस्तान में जो ग्रिड्स हैं या डायनामिक्स हैं वो इतने उलझे हुए हैं कि ये नहीं पता चलता कि ये जो अच्छी बात आ रही है ये अपनी जाती हवाले से कर रहा है या कोई ये पॉलिसी स्टेटमेंट है या पूरी एस्टेब्लिशमेंट की इसकी बैकिंग पे है। तो जब तक ये कंफ्यूजन दूर नहीं होगा कोई एतबार नहीं। मेरे ख्याल में बात कर रहे थे कि ये जब पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से कोशिश हुई, और ये हमने माजी में भी देखा, चाहे एक साइड हो या दूसरी साइड हो, कभी लगता है कि एक साइड पुश कर रही है टॉक्स की तरफ, लेकिन वो नहीं हो पाती। और इस बात तो कैटेगोरिकली लग ही रहा था कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एक
जो सो कॉल्ड ओफा के अंदर हुआ था एग्रीमेंट, उसके बारे में भी बहुत कंफ्यूजन था। पाकिस्तान के अंदर भी बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि जनाब ये आप क्या बेच के आ गए या क्या एग्री करके आ गए। वो चीज़ तो कंफ्यूजन अपनी जगह थी। तो आपको लगा कि नवाज हुकूमत जो है शायद इससे पीछे हट के उन्होंने वो चीज़ कवर अप भी कर ली है? देखिए, पीछे हटना या आगे बढ़ना जो है इस बात की अहमियत नहीं है। हिस्टोरिकली पाकिस्तान में जितने भी माहिदे भारत से हुए हैं वो ज़्यादातर फौजी हुकूमतों के ज़माने में हुए हैं। मसलन सिंध तास का जो माहिदा है वो अयूब खान ने किया। उसके बाद एक एक्सेप्शन है भुट्टो, इसलिए कि उस ज़माने में चूँकि टोटल डीमोरलाइजेशन का दौर था और सिर्फ एक भुट्टो ही था, तो उन्होंने अपने तौर पे शिमला समझौते पे साइन किए। उसके बाद जो एटमी तनसीबात पे हमला करने ना करने का मामला है, ये ज़ियाउल हक के ज़माने में सिलसिला हुआ। और फिर जो वाजपेयी वाला जो दौर था जिसमें नवाज शरीफ साहब हैं, आपने देखा कि क्या हालत बेचारगी की थी। मसलन ये है कि मैं सियासतदान पाकिस्तान में गेंद डी तक तो ले जाते हैं लेकिन गोल नहीं कर पाते समहाउ, कोई ना कोई रीज़न होती है। कभी उनके खिलाफ जो है वो कोई मीडिया में कैंपेन शुरू हो जाती है, अंपायर उंगली उठा लेता है, कभी नहीं अंपायर कभी ऐसा नहीं हुआ, रेड कार्ड, अंपायर उंगली यूं करता है, उठाता नहीं है या अचानक डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो शुरू हो गए, या आपने देखा होगा वॉल चॉकिंग शुरू हो गई है। तो किसी ना जो भी आगे बढ़ता है उसको पल्लू से खींच लिया जाता है। एक फौजी डिक्टेटर कहते हैं आप मुशर्रफ को, आगरा गए, आगरा में जो कुछ हुआ उसमें मेरा ख्याल है कि मुशर्रफ का कसूर नहीं है। वो वहाँ के जो हार्ड लाइनर थे उन्होंने मुशर्रफ को पीछे खींच लिया है। वहाँ के हार्ड लाइनर भी जो हैं वो पाकिस्तान में हम कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट है, फौज है या जहादी तंजीमें हैं या मजहबी जो पार्टियां हैं वो हैं, लेकिन खुद वहाँ भी कोई मसला कम तो नहीं है। मसलन ये जो नेहरू की जो पूरी कश्मीर पॉलिसी थी, ये कृष्णा मेनन जो है उसने डिजाइन की थी मिसेस गांधी के साथ। बेशक अब देखिए जो चीजें हो गई वो तो हो गई। हमें ख्याल अब हमें ये करना चाहिए कि हमें देखना चाहिए कि होगा आगे क्या। एक चीज मैं आपको मतलब शर्त लगाने के लिए तैयार हूं कि हमारे भी हार्ड लाइनर हैं, उनके यहाँ भी हार्ड लाइनर हैं। डिफरेंट है कि हार्ड लाइन आइडियोलॉजी हमारे पर मोस्ट ऑफ द टाइम इम्पोज की गई है, इन्होंने उसको खुद इलेक्ट कर प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंचाया है। अभी इंडिया में एक सोसाइटल चेंज आप देखेंगे अगले 2-3 साल तक, यू विल नॉट रिकॉग्नाइज इट। वो अगर करंट ट्रेंड्स चलते रहे हमारे से ज्यादा एक्सट्रीम होंगे, तो इसका मतलब है कि पीस नहीं होनी। रीजनली इस पीस का इसके ना होने से क्या इफेक्ट होगा? एक तो अफगानिस्तान में बहुत बुरा इफेक्ट आएगा इसका। अब अफगानिस्तान में क्या हुआ कि सालों के बाद, इनफैक्ट डेकेड्स के बाद, एक स्लाइटली प्रो पाकिस्तानी प्रेसिडेंट आपने देखा अशरफ गनी की सूरत में, ठीक है। उसने बड़ी गैम्बल की कि अगर मैं अप्रोच करूंगा तो मुझे रिस्पांस मिलेगा। जो रिस्पांस वो चाहते थे उनको शायद नहीं मिला, और अब आप देख रहे हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ भी बहुत लो जा रहा है। जहां तक हम देख सकते हैं अफगानिस्तान में पब्लिक सेंटिमेंट एंटी पाकिस्तान है, वो जायज है नहीं है ये एक और डिबेट है। अब हमें क्या करना चाहिए था कि बिल्कुल हमने भी अपनी तरफ से रीच आउट किया, मीटिंग्स हुई वगैरह वगैरह, लेकिन हमें कुछ कॉन्क्रीट दिखाना चाहिए था। एक दो लीडर्स को पकड़कर उनके हम हवाले कर लेते, समथिंग विजिबल। वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? बहुत लोग कहते हैं कि क्योंकि वही तालिबान पॉलिसी आप चला रही है। मैं इसमें थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। आई थिंक कि हमारी कैपेबिलिटी शायद नहीं है, हम अपनी कैपेबिलिटी ज्यादा दिखाना चाह रहे हैं। और इसके 2-3 एग्जाम्पल हैं कि एक तो आपको याद है कि जब बमियान बुधास को मुल्ला उमर तबाह करने पर तुले हुए थे, पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि आप ना करें, नहीं हुआ। बीच में ये भी बात हुई थी कि जी लश्कर जंगवी के दहशतगर्द आपको उनको रिपैट्रिएट करके पाकिस्तान, नहीं हुआ। आज की अगर हम मिसाल ले लें तो मुल्ला फजलुल्लाह कहाँ बैठा हुआ है? अगर अफगान तालिबान इतनी हमारे पॉकेट में होते तो क्या वो मुल्ला फजलुल्लाह एक जैसे एक बंदे को नहीं डिलीवर कर सकते इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिक अलायंस के लिए? दूसरा जो थिएटर होगा वो होगा ईरान। और ईरान और इंडिया, बड़ी बातें होती हैं कि चाबहार पोर्ट, लेकिन उसमें बड़े मसले मसाइल हैं। अब आप देख रहे हैं कि मोदी ने बड़े स्किलफुली यूएई जाकर बिल्कुल बहुत अपने मुल्क के फायदे में वहां पर उसने काम किया है। उसने वो गैप एक्सप्लॉइट किया है जो पाकिस्तान और गल्फ स्टेट्स में बन गया। एक तो हम उस गैप को फिल करें दोबारा,
दूसरा, हम जो इंडिया और ईरान के बीच में गैप है उसको फिल करने की कोशिश करें। अगर ईरान को खतरा है ग्वादर पोर्ट से, ईरान को आप स्टेक्स दें, और ईरान के भी स्टेक्स हैं इन अ पीसफुल बलोचिस्तान, क्योंकि बलोच पॉपुलेशन वहां पर भी है, वहां पर भी हिस्टोरिकली उसको डिप्राइव किया हुआ है पर्शियन मेजॉरिटी ने। तो ये एक कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट है। बिल्कुल स्ट्रेटेजिक राइवलरी है, अफगानिस्तान में आपकी स्ट्रेटेजिक राइवलरी है, जो भी दो पड़ोसियों के बीच में मसले मसाइल होते हैं, बट वी शुड नाउ स्किलफुली एक्सप्लॉइट जो डिप्लोमेटिक गैप ईरान और इंडिया के बीच में पैदा होगा एज अ रिजल्ट ऑफ मोदीज आउटरीच टू यूएई। अब हमारे एस्टैब्लिशमेंट और हमारे बाबूज में ये थिंकिंग है, ये मुझे नहीं पता। ये अच्छा, मुझे आप दोनों हज़ार से क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिस तरह तुर्की ने किया कि तमाम अपने बॉर्डर्स को क्लोज करके अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया और तमाम नेबर्स से कह दिया क्लोज कब किया है? मतलब क्लोज से मुराद वो तो फिर सीरिया हो गया ना। मैं आई एम जस्ट सेइंग कि हम लोकल इश्यूज, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि हमें सबसे बड़ा खतरा, ये फौज भी कह रही है, ये हुकूमत भी कह रही है कि हमें अपने अंदर से है, तो जब अंदर के थ्रेट को पहले सबसाइड कर ले, फिर ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग भी जो वो हो सकती है ना। आई थिंक हम कर नहीं, लेकिन अंदर का जो थ्रेट है उसकी जड़ें भी तो आप देखें ना, बाहर से आ रही हैं, मसलन ईरान से आ रही हैं, सऊदी अरब से आ रही हैं, अफगानिस्तान से आ रही हैं, इंडिया से आ रही हैं। तो वो उस तरह का अंदर का थ्रेट नहीं है कि जी उसको कि आप जो है कमरा बंद करके और उसे सूखे गन्ने से पिटाई शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। कमरे को आप बंद कर ही नहीं सकते ना यार, ये तो आप नहीं कर। दूसरी बात यह है कि जो वॉर है इस वक्त जो है वो असल में शिफ्ट हो गई है कि आप मेरे कितने दोस्त मुझसे दूर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान का अगर बॉर्डर आप देखें, चाइना लगता है, चाइना कश्मीर के मसले पे न्यूट्रल है। अफगानिस्तान, अशरफ गनी ने अभी कोई जहन नहीं बनाया, लेकिन अशरफ गनी से पहले जितनी भी हुकूमतें थी बिल्कुल वो प्रो इंडिया थी। बिल्कुल। ईरान 1947 ऑनवर्ड्स। हाँ, ईरान जो है वो एक जमाने में हमारा भाई था, सभी कुछ था। लेकिन अब कश्मीर के मसले पे या इंडो पाकिस्तान जो दीगर मसले हैं उन पे टोटल न्यूट्रल है। यूएई और सऊदी अरब जो हैं वो ताज़ा न्यूट्रल हो चुके हैं। तो सवाल ये है कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो गई भाड़ में, हम अपने जो दोस्त हैं जो कि पहले हमारे साथ होते थे वो कहाँ हैं, हम उनको अपने साथ रखने के लिए क्या कर रहे हैं। मसलन मोदी साहब जो हैं उन्होंने बांग्लादेश के अंदर जो है वो बिल्कुल एक टोटल अपनी साइड पे उन्होंने उनका जो बॉर्डर का झगड़ा था वो रिजॉल्व करा वो ओवरनाइट रिजॉल्व किया। वो भी 50 साल लैंड स्वैप करके। बिल्कुल। तो मसला ये कि इंडिया का जो मूड है, इंडिया का मूड ये है कि बाकी लोग जो हैं रीजन है, सार्क की कंट्रीज हैं, उनके साथ किसी तरह सांठगांठ करके फुर्सत के साथ बैठ के फिर पाकिस्तान के साथ दो हाथ करने के बारे में या जो भी तस्फिया करना है या लड़ना है भिड़ना है उसके बारे में सोचा जाए। तो ग्रैंड स्ट्रेटेजी मुझे तो ये नहीं, ग्रैंड स्ट्रेटेजी आपकी 100% सही है और ये कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं है। और कौटिल्य ने आपका शास्त्रा में भी यही स्ट्रेटेजी इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसका तोड़ कैसे तोड़ क्या है कि एक तो यार मतलब हमेशा हमने ये बात की, पहले इन्होंने अमेरिका के साथ लव अफेयर चलाया, अपने आप को महफूज समझा, अब चाइना के साथ लव अफेयर चलाया तो ये महफूज समझ रहे हैं। ये मल्टीलैटरल जो डायमेंशनल चीजें हैं उनके आदी नहीं है, उनको नहीं देख रही बात। और दूसरी बात कि यार एक तो हम इश्क और शादी पर आ जाते हैं, ठीक है, और मैं तो कहता हूं हमें दोस्ती पर भी नहीं आना चाहिए, हमें मफाद पे खेलना चाहिए। आपका और हमारा कॉमन इंटरेस्ट क्या है, आप उसको बिल्ड करो कि भाई बेशक आप उसके साथ दोस्ती रखें, आप उसके घर जाएं, आप उसको रात को मिस कॉल दें, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारी जो रिलेशनशिप है वो भी एक साथ साथ चलनी चाहिए। बिल्कुल। ये हम जो अभी पिछले 1 घंटे से गालियां दे रहे हैं सियासतदानों को, एस्टेब्लिशमेंट को, यार इतने बुरे भी नहीं है सियासतदान और एस्टेब्लिशमेंट। अब आप देखें ना, अगर सर क्रीक हल नहीं कर सकते, सियाचिन ग्लेशियर वाला मसला हल नहीं कर सकते, कश्मीर तो चले बहुत बड़ी फिल्म है, उस पर तो शायद और जनरेशन लगेंगी, लेकिन छोटे मोटे काम कर सकते हैं। मसला नहीं, ये जो मछेरे हैं बेचारे हैं, एक दूसरे के मछेरों को भी पकड़ते हैं, 200 इन्होंने पकड़े, 300 इन्होंने पकड़े, ठीक है, और उसके बाद बरकत के लिए जैसे कबूतर नहीं छोड़े जाते हवा में, वो आपने देखा होगा तारिक रोड के चौराहे पे सिग्नल पे आके जो बेच रहे होते हैं, जो बेच रहे होते हैं, वो आपके सामने लाता है कि साहब ये चिड़िया आप सवाब का काम है, छुड़वा रहे हैं, तो उसको आप 100 रुपए देते हैं, वो चिड़िया छोड़ देता है। जैसे ही आपकी गाड़ी जाती है वो दोबारा उन चिड़ियों को पकड़ के उसी पिंजरे में डाल लेता है। तो इंडिया 200 छोड़ता है, 250 पकड़ लेता है,
پاکستان 150 چھوڑتا ہے، 350 پکڑ لیتا ہے، اور جب کوئی شبھ قسم گھڑی آتی ہے کہ صاحب کوئی مذاکرات ہونے والے ہیں یا کوئی خیر سگالی کا میسج بھیجنا ہو تو پھر وہ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو کم از کم چڑی ماری تو کر رہے ہیں نا دونوں. لیکن ویسے کبوتروں کی پھر بھی خیر نہیں ہے. ہاں کبوتر پکڑے جاتے، کراس بارڈر کبوتر کا بڑا مسئلہ ہے. لیکن وسعت نے میرے خیال میں یہ ضرور سمجھا دیا کہ میں ہمیشہ اس بات پہ حیران ہوتا تھا کہ دونوں ملک کے رہنما جو ہے اعلان کر دیتے ہیں جناب تمام مچھیرے چھوڑ دیے، پھر 3 مہینے بعد یہ نئے مچھیرے کہاں سے آ جاتے ہیں؟ یہ چڑیاں ہیں، یہ چڑیائیں ہیں. اور میرے خیال میں ایک چیز تو سمجھ میں آئی ہے، بالکل ایک چیز، اور یہی میرے خیال میں اور دوسری چیز جو ان لوگوں کے سمجھنے کی ہمیں تو یہ چیز سمجھ میں آ گئی. دوسرے یہ ہے کہ جو ہمسائے ہوتے ہیں نا، بدقسمتی یہ کہ آپ انہیں طلاق نہیں دے سکتے. بیوی میاں کو دے سکتی، میاں بیوی کو دے سکتا ہے، لیکن ہمسایہ تو ہمسایہ کو طلاق نہیں دے سکتا نا. اچھا یہ بھی ٹیکنالوجی ابھی تک نہیں آئی ہے کہ جی ہندوستان کو پاکستان برا لگ رہا ہے تو اس نے 4 پہیے ٹھوکے اور اسے جو ہے تائیوان کی طرف دھکیل دیا، یا پاکستان نے ہندوستان کو جو ہے 4 پہیے لگا کے مصر کی طرف یا کہیں اور. انشاءاللہ جب واٹر کے کامیاب ہو جائے گی تو جب رہنا خیال میں یہ دھکم پیل تو چلتی رہے گی. فی الحال وقت کا سرا ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے.